ए पार्ट में वो कह रहे हैं जी क्वेश्चन के suggest two ways other than the profit sharing ratio in which a partnership could reward the introduction of capital and labor by partners जी। देखें जिसने कैपिटल ज़्यादा दिया है ही वांट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो चाहेगा मुझे इंटरेस्ट दे दिया जाए कैपिटल पे। सो एक आपका आ सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा क्या चाहेगा जो लेबर दे रहा है सैलरी। ठीक है, द अदर वांट सैलरीज बिटवीन पार्टनर्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आ जाए। फिर वो कह रहे हैं जी ई एंड एम डिसाइडेड टू रिटायर एंड अग्रीड टू सेल देयर बिजनेस टू एफडी लिमिटेड रिसीविंग शेयर्स इन रिटर्न। मैं यहां पे एक चीज दोबारा डिक्लेयर करता चलूं कि जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, तो जब आप पार्टनरशिप को डिसॉल्व करते हैं, आप डिसोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें प्रॉफिट या लॉस अराइज होता है। और एफडी लिमिटेड जब आप बिजनेस को खरीद रहे होते हैं तो गुडविल अराइज होती है, राइट? उसको कहते हैं आप परचेज्ड गुडविल। आपसे अगर डेफिनेशन आ जाए परचेज गुडविल क्या है, परचेज गुडविल है व्हेन यू बाय अदर बिजनेस और उसमें आपके गुडविल आती है, इज नोन एज परचेज गुडविल। वो कैसे निकलेगी, परचेज प्राइस लेस वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट टेकन ओवर प्राइस। ठीक है, अच्छा जी बी पार्ट पे आ जाए। स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन बीइंग अ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप एंड अ शेयर होल्डर्स इन अ लिमिटेड कंपनी। 3 डिफरेंस वो मांग रहा है जी। सो हम डिफरेंस को एक्सप्लेन कर देते हैं। पार्टनरशिप में जी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। इन पार्टनरशिप बीइंग अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप एंड शेयर, हाँ, इन पार्टनरशिप अनलिमिटेड लायबिलिटीज। मैं थोड़ा सा समराइज लिख रहा हूं जी, बट in limited companies limited liabilities सबसे पहले जी। दूसरा डिफरेंस इन पार्टनरशिप partners may receive salaries, interest on capital, drawings, while in case of limited companies, you receive dividends। ठीक है जी। तीसरा डिफरेंस इन पार्टनरशिप पार्टनर्स कंट्रोल द बिजनेस। आप इसको लिख देना कि पार्टनर्स हैव कंट्रोल या हैविंग, यानी कि उनकी अथॉरिटीज हैं टुवर्ड्स द बिजनेस, बट इन लिमिटेड कंपनीज you act
as shareholders having ownership rights. इधर ही हो ना जी सर. Additional information जी. The partners was sold on 31st. Partnership was sold on 31st December 2020. The summarized statement of financial position of the partnership on that date was as follows. Non-current asset हैं जी, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, बैंक है, फिर उसके बाद देखें कैपिटल बैलेंसेस हैं, करंट अकाउंट बैलेंसेस हैं एंड ट्रेड पेएबल हैं. FD Limited took over all the assets and liabilities of the partnership including the bank account. Including the bank account यानी कि सारे assets liabilities उसने take over कर लिए, बैंक भी उठा लिया. The purchase consideration was 175,000 consisting of 140,000 ordinary shares, $1, and there were divided between E and M on the basis of capital ratio. यानी कि 140,000 इज इक्वल टू $175,000 है, तो शेयर जो है वो प्रीमियम पे गया. अब वो कहते हैं जी कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड बाय ईच पार्टनर्स. वो वैल्यू की बात नहीं कर रहा, नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा है. अब उसने क्या कहा है कि नंबर ऑफ शेयर्स किस पे जाने हैं? ऑन द बैलेंसेस ऑफ ईच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन. इसका मतलब है कि आपने डिसोल्यूशन प्राइस निकालनी है. बड़ा सिंपल सा काम है. उसने सारी चीज़ें टेक ओवर कर ली है ना, एसेट्स भी लायबिलिटीज़ भी. इसका मतलब ये है कि ये एसेट्स टेक ओवर हुए, ऐसा ही है, और ये लायबिलिटी टेक ओवर हुई. बैंक भी हुआ जी, उसने कहा बैंक भी हुआ. ये देखें इस क्वेश्चन में ये बैंक इंक्लूडिंग बैंक भी टेक ओवर हुआ. अब आप यहां पे एक चीज समझ लें, पॉसिबिलिटी थी कि वो इसी पेपर में आपको एसेट्स भी ना देता, लायबिलिटीज भी ना देता, एसेट्स भी ना देता, लायबिलिटीज भी ना देता, फिर भी वो ये कहता कि ये काम करो. तो आप क्या करते? आप फिर कैपिटल देख लें, फिर ये नेट एसेट्स लेते, क्योंकि देखें एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल होता है ना. आप एसेट्स लायबिलिटीज उठा लें या कैपिटल और करंट उठा लें, बात एक ही है. देयर इज नो डिफरेंस. हाँ, एक क्वेश्चन आपका पीछे आया हुआ है डिसोल्यूशन में, बिजनेस परचेज में, जिसमें उसने कहा था बैंक टेक ओवर नहीं हो रहा, बट उसने सिर्फ बैंक दिया था, कैपिटल और करंट अकाउंट दिया था. तो आपने क्या किया था? आपने इस कैपिटल और करंट में से बैंक अकाउंट माइनस करके कहा था इतना बैलेंस टेक ओवर हुआ. राइट जी. अब मैं प्रॉफिट या लॉस निकाल रहा हूँ रियलाइजेशन का, जो पार्टनर्स को हमने ट्रांसफर करना है. 107,700, इसमें से मैं 7,700 की लाइबिलिटीज माइनस कर दूं तो ये मेरे नेट एसेट्स टेक ओवर प्राइस है. 107,700 माइनस 7,700, क्योंकि रीवैल्यू कुछ नहीं हुआ, 100,000. परचेज प्राइस क्या थी जी मेरे बिजनेस की? 175,000. इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन हो गया 75,000. इसको मैं क्वेश्चन में देखें, इनकम स्टेटमेंट रेशो है कहीं 4/1 स्टार्ट में जी? जी 4/1. अच्छा, वो क्वेश्चन में आप पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आपके पास गिवन है दिस इज 4/1. सो आप इसको शेयर कर दें. ई की 4 है जी सर, और एम की 1 है. ई की आप 4 कर दें और एम की आप 1 कर दें. टोटल 5 हो गया. 75,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4, 60,000 का प्रॉफिट ई को मिला और 15,000 का प्रॉफिट एम को मिला.
ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूं जी कि एम का कैपिटल था 80,000, एम कैपिटल 80,000 and his capital is 15,000, current account 10,000 and 5,000, profit on dissolution 60,000 and 15,000. This is profit on dissolution जी। तो ये आपके कैपिटल के बैलेंस आ गए जी। 1,60,000 जी। 150,000 and other one is 25,000. no okay 25,000। और उसने क्या है रेशोज क्या आपने सॉरी शेयर्स किस वैल्यू से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इस क्लोजिंग कैपिटल की रेशो पे। ठीक है, आप देखें आपने शेयर्स कितने दिए हैं, 140,000 के शेयर्स दिए हैं। एक शेयर की वैल्यू क्या है जी, 175,000 डिवाइडेड बाय 140,000। एक शेयर की वैल्यू है 1.25। 1 शेयर इज इक्वल टू 1.25, 25 पेंस का प्रीमियम है। नो कैसे, ये देख लें, आपने 175,000 वैल्यू पे 140,000 शेयर्स दिए। अब वो कहता है ये जो 140,000 ऑर्डिनरी शेयर्स है ना, इनको आप इस रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करें। सो मैं 140,000 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, ये टोटल है जी 175 डिवाइडेड बाय 175 इंटू 150,000, और ये शेयर्स इसको चले जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 1.25। 140,000 हाउ मच, 120,000 number of shares आगे 120,000। what is looking for, number of shares जी, yes okay, number of shares number of shares 120,000, और दूसरे के भी आप इसी मेथड से चाहें तो निकाल लें। 140,000 डिवाइडेड बाय 175,000 इंटू 25,000, हाउ मैनी, 31,250 आर नहीं, आपके 140,000 पूरे होने चाहिए। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई तो नहीं कर दिया, एक मिनट लेट मी सी। 140,000 डिवाइडेड बाय 175,000 into 150,000, these are 120,000 and 140,000 divided by 175,000 into 25,000, and these are 20,000 for him जी। अब आगे बताएं जी, कोई यहाँ पे कोई इशू कोई प्रॉब्लम है तो बोलें, ऑनवर्ड चलते हैं जी। वैसे तीसरी में हमें पहले कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए? देखिए, मैंने आपको पेपर 3 का बड़ा इजी सा पैटर्न बताया है कि आप क्वेश्चंस 6 के 6 रिव्यू करें और देखें ट्रिकी क्वेश्चन कौन सा है, उसको एंड पे ले जाएं। ट्रिकी को एंड पे ले जाएं, वो आपको तंग करेगा, आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। बेटा मिल जाता टाइम, आप इजी आप देखें, रादर देन आप 2 मुश्किल क्वेश्चन उठाएं, 50 नंबर में से आप फिर भी 30 ले लें, उससे बेहतर है कि रिमेनिंग आप 4 इजी क्वेश्चन उठाएं और अपना मार्क्स सिक्योर करें। पास तो हों, पहले पेपर 3 में पहले पास हुआ करें, फिर ग्रेड को स्टैक अप किया करें। ऐसे मत चला करें क्वेश्चन नंबर 1 से जी स्टोरी शुरू हो गई। और मैंने आप लोगों को बताया है, एनपीओ का क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता इतना, मैन्युफैक्चरिंग का मुश्किल नहीं होता, जॉइंट वेंचर कंसाइनमेंट का टफ नहीं होता, और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टफ नहीं होता। बजटिंग का क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है, इजी भी हो सकता है, बड़ा लेवल ट्रिकी हो सकता है बजटिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। एबीसी कॉस्टिंग का क्वेश्चन इजी होता है। कंपनी का क्वेश्चन अगर आपको रेशोज का आ जाए या इस किस्म का आ जाए तो ज़रूर पहले कर लें।
मगर अगर पार्टनरशिप चेंजेस एट डिसोल्यूशन टाइप का ट्रिकी है, उसको एंड पे करें चीज़ों को, ये ख्याल करें। आपने पहले पास होना है P3 में, फिर ग्रेड अप करना है। ये ना हो कि उसी 2 क्वेश्चंस पे एग्जॉस्ट हो गए तो बाद में वो 4 क्वेश्चन आपको हेल लगेंगे। ये याद रखें मेरी बात, 3 घंटे बैठा नहीं जाता। प्रॉफिट फॉर द पार्टनरशिप हैड बीन 30,000 अ ईयर। FD Limited had a profit for the year of 600,000 in the year ended 31st December 2020. On that date, the company had 1 million ordinary shares in issue. G. It was the policy of the company to have a dividend cover of 3 times. Advise करें जी Malcolm को whether or not he made the right issue when agreeing to sell partnership. Support your answer, यानी कि वो राइट इशू कर दे या फिर पार्टनरशिप को शेयर्स दे दे। जी क्या देखो डिविडेंड कवर का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि आपको कैलकुलेशन भी तो चाहिए ना कि पार्टनरशिप को कितना डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड कवर का फॉर्मूला देखिए, डिविडेंड कवर है 3 टाइम्स। आपने कहा जी अर्निंग पर शेयर विच इज 0.60। चले हम फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय डिविडेंड पर शेयर। वी हैव टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर पहले, EPS आप कैलकुलेट कर लें। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो डिविडेंड अर्न आता है 0.60 पर शेयर। अब आप लगा लें EPS का डिविडेंड कवर का फॉर्मूला। डिविडेंड कवर आपको क्वेश्चन में वो कहता है 3 टाइम्स है, इज इक्वल टू 0.60 डिवाइडेड बाय x। तो x मतलब डिविडेंड कवर आपका आ जाएगा 0.20, राइट? नहीं, 0.20 आ जाएगा डिविडेंड कवर। अब ये डिविडेंड कवर जो है ये आप दे रहे हैं, FD लिमिटेड पे करेगी डिविडेंड कवर, और पार्टनरशिप को उसने मैल्कोलम की बात की है बस। तो वो कितने शेयर्स लिए हैं उसने, हाउ मैनी शेयर्स? हाँ, कितने शेयर्स हैं मैल्कोलम के? 20,000। ये सर 20,000, ठीक है ना जी। आप उसको लिखेंगे कि उसका बेनिफिट आएगा 20,000 शेयर्स हैं इनटू 0.20, 4,000 जी, जी सर। 20,000 शेयर्स पे। हाँ जी, उसको हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है ये मिल रहा है उसको डिविडेंड। और पार्टनरशिप में प्रॉफिट कितना मिल रहा था उसको? अब इसके ऊपर थ्योरेटिकल आप लोग खुद लिखेंगे, मैं न्यूमेरिकल समझा रहा हूँ। 4:1। 30,000 का 1 करें, 6,000 he was earning there 6,000 other than any benefit ना, सैलरीज या पार्टनरशिप का इंटरेस्ट होगा तो वो इसमें इंक्लूडेड होगा जी। अब आप इस क्वेश्चन को समझें। वो कहता है जी एडवाइस करें पार्टनर को वेदर और नॉट ही मेड द राइट डिसीजंस व्हेन एग्रीइंग टू सेल द पार्टनरशिप। सपोज योर आंसर विद कैलकुलेशन। अब आपने कैलकुलेशंस कर ली हैं। मैल्कम को जो बेनिफिट मिलना है वो बस ये मिलना है कंपनी से, कोई और बेनिफिट नहीं है। मैल्कम ने कोई लोन नहीं छोड़ा कंपनी को, कोई डिबेंचर नहीं दिया कंपनी को। ऑन द अदर हैंड व्हेन ही वाज पार्टनर तो वो हेल्दी अमाउंट अर्न कर रहा था। इस अमाउंट के साथ कुछ प्लस भी था कुछ माइनस भी था। अब प्लस क्या था? 6,000 तो उसका प्रॉफिट था, प्लस उसकी सैलरी थी। जब वो काम कर रहा था तो उसकी सैलरी भी थी। डेफिनेटली माइनर अमाउंट में वो फिर भी सैलरी अगर माइनर भी थी तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ही वाज अर्निंग $10,000 अ ईयर। वैसे पीछे सैलरी बताई नहीं हुई।
मैं एज्यूम कर रहा हूँ, बट सैलरी तो वो ले रहा था ना। आप ये देखें ना, सैलरी के बगैर ही उसका प्रॉफिट ज़्यादा है, तो सैलरी डालेंगे तो और प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मैल्कम ने जस्ट अच्छा डिसीजन नहीं किया जस्ट टू बिकम अ डिविडेंड होल्डर इन अ लिमिटेड कंपनी। अपने बिजनेस में रहता तो फ्यूचर में ही कैन अर्न वेल, क्योंकि लेबर उसके पास थी ना, वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता था, ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर सकता था, सो ही कैन अर्न वेल इन द फ्यूचर। सो मेरे अकॉर्डिंगली मैल्कम डिसीजन इज नॉट अप टू द मार्क, ही शुड रिमेन एज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप। सर एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देखिए, इसने 6000 इसकी कैसे 6000 कैलकुलेट कैसे किया हमने? यहाँ पे पार्टनरशिप का प्रॉफिट उसने क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है, पहले पैराग्राफ। दिस इज, अब रेशो थी 4:1, 6000 तो आपने जब 4:1 किया तो इसको प्रॉफिट मिला 6000, ठीक है ना, डन नाउ। ओके जी, अब आप आ जाएं एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑनवर्ड्स ही। वो कहते हैं एफडी लिमिटेड टुक ओवर द एसेट एट वैल्यूएशन of 130,000 non-current assets. All other assets and liabilities were taken over at their book value. Prepare journal entry recording the acquisition of the partnership in the books of FD Limited. देखें FD Limited ने सारे assets खरीदे हैं ना, तो आप सिंपल काम करेंगे, आप जब जनरल एंट्री बनाएंगे एफडी ने जितने भी नॉन करंट एसेट्स जिस वैल्यू पे एक्वायर किए हैं, नॉन करंट एसेट वो आप डेबिट करेंगे जी 130,000, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन की बिगनिंग में आ जाएं, मुझे बताते जाएं एफडब्ल्यू के ट्रेड रिसीवेबल थे 19,600, ये भी टेक ओवर हुए। बैंक वाज 100, ये भी टेक ओवर हुआ। क्रेडिट साइड पे आ जाएं, ट्रेड पेएबल्स आपके 7700 पे ट्रांसफर हुए। ऑर्डिनरी शेयर्स कितने दिए थे जी उसने? ऑर्डिनरी शेयर 140,000 वैल्यू के ऑर्डिनरी शेयर्स गए, और इसमें प्रीमियम भी था 1.25, 140,000 into 0.25, premium 140,000 into 0.25, how much? 35,000। अब आप अगर इन दोनों साइड्स को क्लोज करें, इस साइड का टोटल कर लें और इस साइड का टोटल कर लें, which side is heavier? Right side total is what? 182700। लेफ्ट साइड पे भी जी 182700, एंड द डिफरेंस विल बी योर गुडविल। दिस इज बैलेंसिंग वैल्यू। हाउ मच इट इज? 33,000। तो नेगेटिव गुडविल आती, नेगेटिव गुडविल, बैडविल नहीं होगी। आप उसको लिखेंगे गुडविल, वो नेगेटिव होगी, और वो इनटैंजिबल आपके एसेट्स में ब्रैकेट शो करेगी। सर अगर नेगेटिव हो तो फिर आगे वो किस तरह? मैं बता रहा हूँ एसओएफपी इसके बाद बननी है ना। एसओएफपी में जब आप इनटैंजिबल एसेट्स लेंगे, नॉन करंट एसेट्स, तो उसमें आप उसको ब्रैकेट दे देंगे, नेगेटिव शो करेंगे, आपके नॉन करंट एसेट्स उतने से गिर जाएंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये जो जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन है, ऐसा एक डिटेल्ड क्वेश्चन आया हुआ 2002 में। ये क्वेश्चन समझ लें, ये एंट्री ऐसा क्वेश्चन 20 साल के बाद रिपीट हुआ है। सुने और उस क्वेश्चन में, और उस 2002 वाले क्वेश्चन में नेगेटिव गुडविल आती है, इसमें पॉजिटिव गुडविल है, उसमें नेगेटिव गुडविल आती है, इधर आती है।